यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक होगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था उसमें हमने थ्योरी ऑफ सप्लाई के बारे में आपको बताया था और लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सेम जैसे आपने डिमांड के चैप्टर में पढ़ा था कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। इलास्टिसिटी मीन्स change in demand is called elasticity of demand. सेम हेयर यहाँ जब हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, चेंज इन सप्लाई। स्फूर्ति में क्या परिवर्तन हो रहा है उसी को हम चेंज इन सप्लाई कहेंगे। जब चेंज इन सप्लाई के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे हमारी सप्लाई जो है वो उसमें चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। जब सबसे पहले हमने कल डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई किया था कि सप्लाई में कैसे चेंजेस हो सकते हैं, तो हमने किया था प्राइसेस में चेंज होने से सप्लाई में चेंज हो सकता है। आपने डायरेक्ट रिलेशन हमने शो करके दिखाया था, इफ प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस, देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द टू कि प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई हमारी बढ़ जाती है। इसी तरह अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी तो भी सप्लाई बढ़ जाएगी। ऑब्वियस है कि अगर डिमांड इंक्रीज करेगी तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोड्यूसर ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई को बढ़ा देगा। और हमारे फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे टैक्सेस है। अगर गवर्नमेंट जो है प्रोड्यूसर्स पर टैक्सेस ज़्यादा लगाएगी, ज़्यादा टैक्सेस लगाएगी तो प्रोड्यूसर सप्लाई को कम कर देंगे, क्योंकि अब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो उसकी बढ़ जाएगी। किसकी? प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि अब बहुत सारा उसको अपने प्रोडक्शन का पार्ट जो है वो गवर्नमेंट को टैक्सेस की फॉर्म में देना पड़ेगा। इसी तरह अगर इनपुट के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, आपको बताया था इनपुट प्राइसेस अगर इंक्रीज करेगा तो भी हमारी सप्लाई कम हो जाएगी। आपने कच्चा माल महंगा मिल रहा है, आपको मशीनरी महंगी मिल रही है, या फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी पर ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, या ट्रांसपोर्टेशन पर आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, तो इन सब केसेस में हम क्या देखते हैं कि हमारी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी अगर इनपुट हमारे प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। इसी तरह बहुत सारे और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारे सप्लाई को प्रभावित करते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। अब बात कर रहे हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जैसे आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने इसका फॉर्मूला किया था, दैट इज इक्वल इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दैट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन सप्लाई टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ध्यान होगा आपको, जब हमने डिमांड की बात की थी तो वहां पर हमने कहा था परसेंटेज चेंज इन डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज हुआ। अगर कीमत में हमारे 10% इंक्रीज होता है तो हमारी डिमांड में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, उसी को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते थे। अब यहाँ पर हम सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो सप्लाई क्या है? परसेंटेज चेंज इन सप्लाई टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब यहाँ पर हम इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं, चेंज इन सप्लाई टू चेंज इन प्राइस अपॉन P अपॉन S। ध्यान होगा हमने वहां पर लिखा था डेल्टा D अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन D। D इज योर डिमांड। अब यहाँ पर हम सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये हुआ हमारा व्हाट इज सप्लाई, और हमने किया व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मांग की पूर्ति की लोच हम किसे कहते हैं, राइट? अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, अब वहां पर हमने 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा था। यहाँ पर सिर्फ एक ही है जो प्राइस से हमारा अफेक्ट होता है। तो हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, हम जब भी बात करेंगे तो हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में बात करेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी कीमत में अगर इंक्रीज होता है तो हमारा सप्लाई भी बढ़ जाएगा। अब हम बात करेंगे डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, कि डिग्रीज क्या होंगी हमारी। जैसे आपने वहां पर पढ़ा था 5 डिग्रीज है, सेम है, हम यहाँ पर भी उनकी 5 डिग्रीज को हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1 एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज equal to infinity, right? ये these two are extreme situations, यानी हमारी अंतिम सीमाएं हैं 0 और इंफिनिटी। ना तो 0 से कम होगा ना ही इंफिनिटी से, इंफिनिटी तो अनंत तक है, उसके बारे
कह नहीं सकते कि वो कहाँ तक जा सकता है, और दूसरी तरफ हमारा जो है ये ग्रेटर देन 1, इक्वल 1 और या फिर लेस देन 1 हो सकता है। अब इन्हीं को हम 1 बाय 1 फिगर और टेबल के थ्रू हम इन्हें पांचों डिग्रीज को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। जरा ध्यान से सुनेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1 और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इंफिनिटी। ये पांच हमारे जो है डिग्रीज हैं। अब इन्हीं को हम 1 बाय 1 डिराइव करके दिखाएंगे। जैसे आपने पहले वहां रेवेन्यू और पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिराइव किया था, हम यहाँ पर इनको डिग्रीज को डिराइव करके दिखाएंगे। अब यहाँ जब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0, जरा हम इन फिगर्स को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप इन सभी फिगर्स में डिफरेंशिएट कर सकें कि हमारा जो है इन सब में डिफरेंस क्या है। यहाँ हमने क्वांटिटी सप्लाइड लिया और यहाँ पर हमने प्राइस लिया, राइट। जरा ध्यान से, बार बार आपको एक ही बात कही जा रही है कि आप इसे जरा ध्यान से सुनेंगे ताकि आप इसे आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें, राइट। अब यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कि प्राइस चाहे बढ़े चाहे कम हो बट सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, नो चेंज इन सप्लाई। सप्लाई में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर हम फिगर प्लॉट करेंगे। प्राइस ओपी होने पर हमारी सप्लाई ओएस है, कॉम्बिनेशन 1, राइट। अगर प्राइस बढ़कर के ओपी 1 हो जाता है तो भी हमारी सप्लाई ओएस ही रहेगी, कॉम्बिनेशन 2। दिस इज vertical line, this is parallel to y axis which shows that there is no change in supply. Supply remains constant. प्राइस बढ़ गया, ओपी से ओपी 1 हो गया, लेकिन सप्लाई में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आया। This shows that elasticity of supply is equal to 0, right? Next हमारा है elasticity of demand is greater than 1. Greater than 1 का मतलब क्या है? प्राइस में थोड़ा सा इंक्रीज होने पर सप्लाई में बहुत ज्यादा इंक्रीज हमारा दिखाई देगा, राइट। चेंज इन प्राइस इज लेस देन चेंज इन सप्लाई। चेंज इन प्राइस इज लेस देन चेंज इन सप्लाई। प्राइस में थोड़ा सा चेंज होगा जबकि हमारी सप्लाई में बहुत ज्यादा हमें चेंज देखने को मिलेगा। दिस इज इन दिस केस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। जरा हम शो करेंगे, ये प्राइस ओपी होने पर सप्लाई ओएस है, 1 कॉम्बिनेशन। क्या मैंने कहा? प्राइस में थोड़ा सा इंक्रीज होने पर प्राइस में सप्लाई में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, S1। देख रहे हैं, SS1 इज ग्रेटर देन PP1, राइट। प्राइस में थोड़ा सा इंक्रीज किया, सप्लाई में बहुत ज्यादा। ये सप्लाई कर दोनों को ज्वाइन कर देंगे। दिस शोज दैट supply is greater than price. Supply, change in supply is greater than change in price. कि सप्लाई में देख रहे हो 0 से ज्यादा शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी सप्लाई जो है वो ज्यादा है, सप्लाई में चेंज ज्यादा है। यहाँ पर देखेंगे अपने आप डिफरेंस दिखाई देगा सारे फिगर्स में हमें। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। लेस देन 1 का क्या मतलब है? चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन चेंज इन सप्लाई। प्राइस में बहुत ज्यादा इंक्रीज होने पर सप्लाई में थोड़ा सा इंक्रीज दिखाई देगा, सप्लाई में थोड़ा सा इंक्रीज दिखाई, बिकॉज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1 इन दिस केस। अब यहाँ पर भी शो करके दिखाएंगे, प्राइस ओपी होने पर सप्लाई ओएस है, एक कॉम्बिनेशन बन गया। नेक्स्ट हम क्या कह रहे हैं? सप्लाई में बहुत ज्यादा इंक्रीज होने पर सप्लाई जो है वो सिर्फ S1 है। सप्लाई में थोड़ा, सी द डिफरेंस बिटवीन द टू, क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर सप्लाई में बहुत ज्यादा इंक्रीज है, यहाँ पर सप्लाई में बहुत कम इंक्रीज है। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ये कर्व जो OX एक्सिस को टच कर रहा है, दिस शोज दैट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ पर हम ये बता रहे हैं, यहाँ पर हम इसको टच कर रहे हो एक्स एक्सिस को। क्यों? क्योंकि सप्लाई में थोड़ा चेंज है और प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई
चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन सप्लाई। जितना प्राइस में चेंज होगा सेम उतना ही हमारे सप्लाई में भी हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, राइट। प्राइस ओपी होने पर सप्लाई ओएस है। अगर प्राइस बढ़कर ओपी 1 हो जाता है, सप्लाई बढ़कर एस 1 हो जाती है। ये 45 डिग्री एंगल जो है हमें क्या दिखाता है, द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1, यानी जितना प्राइस में चेंज हुआ उतना ही हमारे सप्लाई में भी हमें चेंज देखने को मिल रहा है। और लास्ट पॉइंट जिसमें आप इन्फिनिटी की बात करते हैं, इन्फिनिटी का मतलब क्या है, प्राइस के कांस्टेंट होने पर जब सप्लाई बढ़ती जाएगी, दिस शोज दैट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी। प्राइस ओपी है, सप्लाई ओएस है, राइट। सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई S1, S2 कुछ भी होगा, लेकिन प्राइस में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। ये पैरेलल लाइन which is parallel to OX axis, horizontal line, this shows that elasticity of supply is equal to infinity, infinity के बराबर होगा, right? अब गर्ल्स जरा 0 और इन्फिनिटी, ये तो एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं जिसमें हमारा कभी भी कोई चेंज नहीं होगा, यानी हमारा इसके आगे या हम इससे पहले हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन तीनों स्टेजेस को हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। जरा ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करेंगे। अब इसे प्रूव करने के लिए डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q, सिंपल फॉर्मूला, राइट। जस्ट ध्यान करें जो आपने पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हमने चैप्टर किया था, उसमें जो हमने मेजरमेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जैसे मेजर किया था, सेम है यहाँ पर भी हम इसी तरीके से इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। डेल्टा Q, डेल्टा P, P एंड Q, राइट। जरा ध्यान से देखें। अब इन चारों वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे। व्हाट इज डेल्टा Q? कितना क्वांटिटी में चेंज है, SS1, और SS1 ये इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ सबको नेमिंग दे दो, A, B, C, राइट, राइट। अब व्हाट इज SS1? SS1 इज इक्वल टू आल्सो इक्वल टू BC, BC, राइट। डेल्टा P, P में कितना चेंज हुआ प्राइस में, PP1, PP1 इज आल्सो इक्वल टू AB, PP1 is equal to AB. What is P? Initial price. शुरू में कीमत कितनी थी, OP. OP is equal to CS. OP is equal to CS. Right? फिर उसके बाद आता है क्वांटिटी। क्वांटिटी इज OS. शुरू में मांग कितनी थी, OS थी, और OS is equal to CP. Right? हमने इन सब वैल्यूज को यहाँ पर रख दिया। अब हम इस फॉर्मूले में इन्हें पुट कर देंगे। क्या आ जाएगा, BC अपॉन AB इंटू CS अपॉन CP, राइट। हमें क्या शो करना है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। अब हम क्या करेंगे, हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। दो ट्रायंगल्स कौन से हो गए, एक तो ये ABC हो गया, एक से CPM हो गया। एक ये वाला ट्रायंगल हो गया और एक ये वाला ट्रायंगल हो गया। जरा देखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल PMC, राइट। ये ट्रायंगल्स दोनों सिमिलर हैं। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन व्हाट हैपन टू, व्हाट इज BC? BC जो है वो किसके इक्वल होगी, इज इक्वल टू CP, राइट। BC इज इक्वल टू CP, BC is equal to CP, right? फिर AB is also equal to PM, AB is equal to PM। जरा ध्यान से देखेंगे, हम AB की जगह AB is equal to PM, right? आ गया समझ में। अब उसके बाद हम इन वैल्यूज को इस वाले फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। व्हाट इज BC? BC is equal to CP. What is AB? AB is equal to PM. PM into CS upon CP. CP से CP कैंसिल आउट हो गया, राइट। हमारे पास क्या बचता है, CS upon PM. What is CS? CS is also equal to OP. CS is also equal to OP because these
PM। जरा ध्यान से देखेंगे अब, PM इज लेस देन OP, PM छोटा है, OP बड़ा है, राइट? PM छोटा है और OP बड़ा है। OP बड़ा है तो हम यहाँ पर सपोज कर लीजिए 4 लिखते हैं, PM छोटा है हम यहाँ 2 लिखते हैं। क्या आ गया? व्हाट इज योर आंसर? 2, राइट? OP why? OP is greater than PM। OP बड़ा है और PM, इस लाइन को लेकर आना आपको ताकि आप इजीली बता सकें कि आप क्या कहना चाहते हैं, राइट? यहाँ PM जो है छोटा है और OP जो है वो हमारा बड़ा है, जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दैट इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 2 के बराबर आया या 5 के बराबर आया या 10 के बराबर आया, कुछ भी हमने देखा तो ये हमारा क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, राइट? अब हम बात करते हैं सेम हियर, यहाँ पर जब हम इक्वल ग्रेटर देन लेस देन 1 की बात करेंगे तो भी हम सेम इसी तरीके से यहाँ पर करें। यहाँ पर भी हम एक ट्रायंगल बना देंगे, ABC लिख देंगे, यहाँ पर आपने M लिख दिया, राइट? आप कुछ भी लिखेंगे, आप सेम नहीं लिखेंगे, आप कुछ भी लिख करके आप इसे प्लॉट कर सकते हैं। अब हम जरा देखेंगे डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q, राइट? व्हाट इज डेल्टा Q? वही SS1, SS1 किसके इक्वल है? BC के इक्वल है, सेम है, राइट? व्हाट इज डेल्टा P? डेल्टा P क्या है? PP1, PP1 इज आल्सो इक्वल टू AB, यही आ गया, राइट? फिर उसके बाद P, OP, OP किसके इक्वल है? CS के इक्वल है, यही आ गया, राइट? Q, OS, OS इज पैरेलल टू CP, CP के इक्वल आ गया, सेम। अब यही वाला हम यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यूज BC अपॉन AB इंटू CS अपॉन CP। अब क्या करेंगे? अब हम जैसे हमने यहाँ पर इन दो ट्रायंगल्स को लिया था, अब हम ये वाले दो ट्रायंगल्स ले लेंगे। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल CMS, वही सेम दो ट्रायंगल्स हमने फिर से सिमिलर प्रूव कर दिए। अब फिर BC को देखो, BC इज इक्वल टू SM। अब ये वाला ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल में बेस जो है CB जो है वो हमारे किसके इक्वल है? BC इज इक्वल टू SM। एंड व्हाट अबाउट AB? AB इज इक्वल टू CS, राइट? AB इज इक्वल टू CS, राइट? अब हम इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे, SM अपॉन CS इंटू CS अपॉन CP, ये कैंसिल आउट हो गए। आपके पास क्या आ गया? SM अपॉन CP। अब जरा देखेंगे वो SM अपॉन CP, CP इज आल्सो इक्वल टू OS। CP किसके पैरेलल है? OS के इक्वल है, तो मैं SM अपॉन OS भी लिख सकती हूँ, राइट? SM अपॉन OS, ये हमारा जो है क्या आ गया? हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है दैट इज इक्वल टू, इट इज लेस देन 1 से कम है। उसका रीजन क्या है? SM इज शॉर्टर देन OS, SM छोटा है और OS हमारा बड़ा है। अब ये हमारा SM इज लेस देन OS, ये हमारा 2 है, OS बड़ा है 1/2। This shows that elasticity of supply is less than 1. 1/2 means 0.5, right? 0.5 1 से कम है, जो हमें क्या दिखाता है कि elasticity of supply is less than 1। मेरे ख्याल हर फिगर आपको खुद शो करके दिखा रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है, राइट? नेक्स्ट हमारा ग्रेटर देन 1 हो गया, लेस देन 1 हो गया। अब हम बात करते हैं इक्वल 1। जरा ध्यान से सुनेंगे और समझते जाएंगे। इक्वल 1 में क्या है? यहाँ पर भी हम फिगर बना देंगे ABC और ये 0। अब तो कोई अलग तो होगा ही नहीं क्योंकि ये 45 डिग्री का एंगल हमारा बना करके दिखा रहा है। जरा आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। व्हाट इज डेल्टा P? PP1 is equal to AB, SS1 is equal to CB, same CB या BC, right? What is delta P?
delta P is equal to AB. Delta P is equal to AB. Same. What is P? OP. OP is equal to CS upon Q क्या है? OS. OS is equal to CP. Same. ये सब सेम चल रहे हैं क्योंकि हमने ABC सबको सेम माना है, हमने सारे एंगल्स को सेम माना है, राइट। अब यहाँ पर जब हमारा जो आया, अब ये आ गया, अब इसी के अकॉर्डिंग फिर दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हम ले लेते हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करेंगे। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OCS, राइट। ये दोनों ट्रायंगल ले लो या ये दोनों ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ क्या बताना है कि these two are similar। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो ये CP जो है किसके इक्वल है? OS के इक्वल है, OS। AB किसके इक्वल है? AB OS, राइट। CS into CS upon CP, ये कैंसल आउट हो गए, राइट। What is OS? OS is also equal to CP। OS हमारे पास क्या आ गया? OS upon CP। OS is also equal to CP, तो हम CP upon CP that is equal to 1। दोनों को कट करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? That is equal to 1, which shows that elasticity of supply is equal to 1, जो 1 के बराबर है, राइट। अब ये हमारा था elasticity of supply, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं? फर्स्ट आपका, जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया है, फर्स्ट आपका इन्फ्लुएंस करने वाला जो फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ इनपुट एंड फैक्टर मोबिलिटी। फैक्टर मोबिलिटी मीन्स इफ फैक्टर्स आर मोबाइल, अगर एक फैक्टर को हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेज सकते हैं तो हमारी सप्लाई क्या होगी? दैट इज इलास्टिक, उसमें चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन अगर इनमोबाइल फैक्टर्स हैं कि वो फैक्टर्स यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते हैं तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक, कोई भी चेंज सप्लाई में नहीं होगा। उसका रीजन क्या है? अगर हम मोबिलिटी कर ही नहीं रहे हैं, गतिशीलता नहीं है, एक जगह से हम दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, तो हमारे फैक्टर्स में भी, हमारी सप्लाई में भी कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम इधर से उधर जा सकते हैं तो हमारी सप्लाई में भी हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है नेचुरल कंस्ट्रेंट। अब यहाँ पर क्या है कि हमारा डिपेंड करता है नेचर पर भी, राइट, कि सप्लाई जो है वो हमारी क्या होगी। अब यहाँ पर इनका क्या कहना है कि नेचुरल कंस्ट्रेंट में प्रकृति पर जो है, हम अगर सपोज कर लीजिए कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हमारे उस पर नेचर पर लगा दिए जाएं, हमारी गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से हमारे पेड़ों को काटने के लिए अनुमति दे दे कि पेड़ों को काट दिया जाए, आप देखें क्या हो, इससे क्या होगा कि सॉइल इरोजन होना शुरू हो जाएगा। क्या मतलब हो गया इसका कि अगर हम बहुत सारे पेड़ों को काट देंगे तो क्या, और क्या कर लिया आजकल क्या हो रहा है कि जितने खेत हैं हम उन्हें खत्म कर करके वहाँ पर हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, राइट, वहाँ पर बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। अब इन सब केसेस में हमारी सप्लाई भी अफेक्ट होगी कि सप्लाई में भी हमारे चेंजेस करने को मिलेंगे। अदरवाइज अगर हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो हमारी सप्लाई जो है वो इट इज इनइलास्टिक, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। रिस्क टेकिंग, अगर हमारे एंटरप्रेन्योर ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो हमारी सप्लाई इलास्टिक होगी। कमियां ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर कोई रिस्क लेगा ही नहीं तो हमारी सप्लाई में भी किसी तरह का कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। रिस्क किस पर, यानी इलास्टिसिटी किस पर डिपेंड करती है कि सप्लाई बढ़ाओगे, ज़्यादा सामान बनाओगे या कम सामान बनाओगे, वो डिपेंड करती है रिस्क फैक्टर पर। अगर रिस्क ज़्यादा है तो हम ज़्यादा सप्लाई करेंगे, और अगर रिस्क नहीं लेते हैं तो हमारी सप्लाई इट इज़ इनइलास्टिक। नेचर ऑफ कमोडिटी, अब कमोडिटी की नेचर पर भी डिपेंड करता है कि आप कैसी कमोडिटी के बारे में, बहुत महंगी जो चीज़ें बनानी है उसकी सप्लाई जो है वो उसमें चेंजेस आ सकते हैं, हाँ, लेकिन चेंजेस उसमें ला सकते हैं, लेकिन जो हमें सस्ती बनानी है उनकी तो परफेक्टली इनइलास्टिक होगी, वो तो पहले ही हम ज़्यादा बना रहे हैं, उनमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेंगे।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा होगा तो भी हम कहेंगे कि जो है उसमें वेरिएशन आ सकता है, लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा सा होगा तो हमारी सप्लाई जो है इट इज़ इनइलास्टिक, कोई भी चेंज नहीं। इसी तरह टाइम फैक्टर का भी ले सकते हैं कि टाइम फैक्टर में जो है यस कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं जिनका कहना है कि टाइम फैक्टर वेरी शॉर्ट पीरियड में हमारा जो है इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक होगा। यस ऑफ कोर्स वेरी शॉर्ट पीरियड जिसमें कोई भी चेंज हम नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हो सकता है। हम लॉन्ग पीरियड में जो है हमारी जो इलास्टिसिटी है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारा पूरा कुछ फैक्टर्स थे जिनको हमने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो हमारा आता है आपका इसका इम्पोर्टेंस क्या है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, हम क्यों स्टडी कर रहे हैं इस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को। फर्स्ट आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, प्राइजेस को अगर हमें डिटरमाइन करना है तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ज़रा एग्जांपल एक देके आपको बताने की कोशिश करती हूँ। अब सपोज कीजिए कि अगर वेरी शॉर्ट पीरियड की हम बात करें तो वेरी शॉर्ट पीरियड में जो प्राइसेस डिटरमाइन होते हैं वो सप्लाई से नहीं होते, वो डिमांड से होंगे। क्यों? वेरी शॉर्ट पीरियड क्या है जिसमें आप अभी गए, अभी जाकर के आपने कोई भी डिमांड की तो उस डिमांड के अकॉर्डिंग वो प्राइसेस को बढ़ा या कम कर देगा। लेकिन जब आप लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं या शॉर्ट पीरियड की बात करते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड ना बात करके हम शॉर्ट पीरियड की बात करते हैं, तो इन केसेस में अगर सप्लाई में चेंज होगा तो हम प्राइसेस में चेंज कर पाएंगे। डिमांड से नहीं फर्क पड़ेगा इनमें, हमारी सप्लाई अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो हम प्राइसेस को कम कर देंगे, अगर सप्लाई कम है तो हम प्राइसेस को बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से हमारी सप्लाई से प्राइसेस को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद एक फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी भी है। फैक्टर प्राइसिंग का और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या रिलेशन है जरा देखेंगे। अब फैक्टर प्राइसिंग क्या है, जो भी हम फैक्टर्स को पेमेंट करते हैं, लैंड को पर रेंट दिया, लेबर को वेजेस दिया हमने, एक एंटरप्रेन्योर ने प्रॉफिट ले लिया और हमने इंटरेस्ट पर प्रॉफिट ले लिया, जो भी इंटरेस्ट जो है उस पर हमने प्रॉफिट ले लिया। अब यहाँ पर जो हमारे फैक्टर प्राइसेस हैं, क्या फैक्टर प्राइसेस हैं, वेजेस हैं, रेंट है, इंटरेस्ट है और प्रॉफिट है, ये चार हमारे फैक्टर प्राइसेस हैं। अब फैक्टर प्राइसेस को डिटरमाइन करने के लिए भी सप्लाई जो है वो रोल प्ले करती है। बहुत सारी, मैंने 10 लेबर की डिमांड की, राइट, वहाँ पर मेरे 10 की जगह 50 लोग इंटरव्यू देने के लिए आ गए, तो मैं क्या करूँगी, उनके वेजेस को कट कर दूँगी। क्यों? क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है, मेरे को कितनी ज़रूरत थी, सिर्फ 10 लोगों की ज़रूरत थी और वहाँ पर कितने लोग आ गए, 50 लोग आ गए। हम क्या करेंगे, वेजेस को कट कर देंगे। अगर मैं 10 की डिमांड करती हूँ, 5 सप्लाई होती है, 5 लोग इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, तो मुझे क्या करना होगा, वेजेस को बढ़ाना होगा। वही डिमांड करेंगे कि हम ज़्यादा वेजेस लेंगे क्योंकि उन्हें पता है सिर्फ हम ही लोग आए हैं, राइट। तो हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से भी हम फैक्टर प्राइसेस को यानी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह टैक्सेशन के केस में भी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, उसकी इंपॉर्टेंस है। वो कैसे, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो क्या देखते हैं कि जिस चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रही है, वो क्या करेंगे, उसके टैक्सेस भी उस पर बढ़ा देंगे, टैक्सेस भी बढ़ा देंगे। वो टैक्सेस क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है बहुत ज़्यादा सप्लाई है तो इनको प्रॉफिट भी होगा, तो इसीलिए प्राइसेस को, टैक्सेस को बढ़ा दिया जाए। अगर उन्हें दिखाई देता है कि सप्लाई बहुत कम है तो वो टैक्सेस को भी कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब सप्लाई नहीं है, तो मीन्स प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो उसको देखते हुए वो टैक्सेस को कम कर देते हैं। तो यही हमारा पूरा चैप्टर है जिसमें हमने सप्लाई के बारे में पढ़ा, हमारा सप्लाई की थ्योरी क्या है, सप्लाई का शेड्यूल क्या है, सप्लाई कर्व क्या है और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, जिसमें आपको बताया प्राइस के बढ़ने पर और सप्लाई भी बढ़ेगा, देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। और फिर हमने लास्ट में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को एक्सप्लेन किया।
इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में हम सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करेंगे और उसमें हम डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में बात करेंगे कि इसकी क्या क्या श्रेणियां होनी चाहिए। अब वो श्रेणियां 5 तरह की मैंने आज आपको बताई, उनके डेरिवेशंस आपको बताए, ये तीनों डेरिवेशंस आपको करके दिखाना है ताकि जो है आप आसानी से इसे समझ सकें। फैक्टर्स बताने कौन से हैं ऐसे जो इन्फ्लुएंस करते हैं और इम्पोर्टेंस क्या है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की इन केस ऑफ टैक्सेशन या फिर फैक्टर प्राइसिंग के केस में या प्राइस डिटर्मिनेशन के केस में, ये सब आपको बता करके इस चैप्टर को एंड करना होगा। दिस इज ऑल अबाउट योर सप्लाई, theory of supply and elasticity of supply. It's a very important chapter for you all. तो प्लीज़ आप ध्यान से इसे सुने और समझें। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो आप मेरे को फ़ोन कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके या फिर कॉलेज में आकर के आप आसानी से मेरे से पूछ सकते हैं ताकि आपकी क्वेरीज जो है वो सॉल्व की जा सकें। थैंक यू वेरी